1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। भारत की आज़ादी में रियासतों की भी आज़ादी शामिल होगी। 1939 त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन। अध्यक्ष पद को लेकर सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवारों पटाभी सीतारामैया के बीच चुनाव। सुभाष चंद्र बोस की जीत, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा कांग्रेसी नेता के दबाव के कारण, और राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद / मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद। लोकतांत्रिक तरीकों से मजदूरों एवं अन्य वंचित तबकों को सामाजिक आर्थिक न्याय के विचार को समर्थन करने वाली विचारधारा। मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स एंजेल्स की विचारधारा को एंजेल्स कहते हैं। मार्क्स भी साम्यवादी विचारक थे। मार्क्स भी समाजवादी विचारक थे। जर्मनी। इनका भी लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, मजदूरी तबकों, वंचित तबकों लेकिन जबरन राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना। सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना। मार्क्स ने इसे साम्यवाद कहा है। वामपंथी समाजवाद, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स एंजेल्स। रूसी क्रांति। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में मार्क्सवादी क्रांति संपन्न हुई। रूसी क्रांति की सफलता से क्रांतिकारियों राष्ट्रवादियों में उत्साह की एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। मार्क्सवादी विचारधारा ने क्रांतिकारियों को एक लक्ष्य दिया। रूस ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं मार्क्सवादियों को प्रशिक्षित किया, संसाधन उपलब्ध कराए। भारत में वामपंथी विचारधारा के उदय की पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना तथा आधुनिक परिवहन के साधनों के विकास के कारण औद्योगिक श्रमिक एवं शहरी श्रमिक के उद्योगों का उदय। श्रमिकों की दयनीय दशा, जैसे कम वेतन, कार्य की असुरक्षा, कार्य की अवधि का अत्यधिक होना, महिलाओं एवं बच्चों का शोषण इत्यादि। प्रारंभिक कांग्रेसी नेताओं एवं क्रांतिकारियों को यूरोपीय समाजवाद मार्क्सवाद की समझ थी, जैसे मैडम भीखाजी कामा, नौरोजी इत्यादि। स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूरों में राजनीतिक चेतना का प्रसार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं का अभाव तथा महंगाई में वृद्धि तथा भूमिहीन श्रमिकों की दयनीय दशा। 1917 में रूसी क्रांति की सफलता से प्रेरणा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात बड़ी संख्या में युवाओं का उदारवादी विचारधारा से मोहभंग। राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी। कांग्रेसी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। 1925 क्रांतिकारी। कांग्रेस में वामपंथ। नरमदलीय नेता यूरोपीय समाजवादी विचारधारा से परिचित तो थे, लेकिन उनकी गतिविधियों में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। यहाँ तक कि श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। 19वीं सदी के अंतिम दशक एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार बनर्जी जैसे नेता मजदूरों के बीच सक्रिय थे तथा स्वदेशी आंदोलन में भी विदेशी स्वामित्व वाले कारखानों में मजदूरों ने हड़ताल किया। 1917 की रूसी क्रांति एवं असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात ही नेहरू एवं बोस जैसे नेताओं के प्रभाव में कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव दिखने लगा। 1925 में भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना। इसका लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता, शोषण मुक्त समाज की स्थापना तथा कांग्रेस का समाजवादीकरण। मार्क्सवादी के सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे और इन्होंने मजदूरों, किसानों एवं छात्रों को राजनीतिक तौर पर जागरूक किया। हालांकि 1930 में मार्क्सवादी कांग्रेस से अलग हो गए। 1934 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। इसका भी लक्ष्य था कांग्रेस का समाजवादीकरण, शोषण मुक्त समाज की स्थापना तथा भारत की स्वतंत्रता। नोट 1933 मासिक जेल में जेपी अच्युत, पटवर्धन, मीनो मसानी, नरेंद्र देव इत्यादि नेताओं ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी के गठन की योजना बनाई।
1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सचिव JP जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष नरेंद्र देव। 1934 में ही बॉम्बे में इसकी पहली बैठक संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। कांग्रेस पर वामपंथ का प्रभाव। कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज्य के रूप में निर्धारित करने में नेहरू, बोस जैसे युवा समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका। कांग्रेस के कार्यक्रम पर प्रभाव जैसे 1931 में कराची अधिवेशन में प्रस्तावित प्रस्ताव पर, 1936 में फैजपुर में पारित किसानों से संबंधित प्रस्तावों पर, 1931 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन संगठन पर 3 बार जवाहरलाल नेहरू तथा 2 बार सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। कांग्रेस में 1930 एवं 1940 के दशक में कार्यकारिणी समितियों में भी समाजवादी की उपस्थिति को देखी जा सकती है। आंदोलन की रणनीति पर सरकार से बातचीत के पक्ष में नहीं, संवैधानिक राजनीति के पक्ष में नहीं, जैसे 1937 में चुनाव में भाग लेने का विरोध, निरंतर आंदोलन चलाने के पक्ष में, सरकार पर किसी खतरे को अवसर के रूप में देखना, आंदोलन को निरंतर जारी रखना, आवश्यकता पड़ने पर हिंसात्मक तरीके से सरकार के प्रतिरोधक के पक्ष में इत्यादि। 1930 एवं 1940 के दशक में कई आंदोलनों में इसकी प्रभावी भूमिका, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि। संविधान निर्माण, आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति तथा राज्य की आर्थिक नीतियों पर भी वामपंथी धारा के विचारों को प्रभाव दिखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में कानपुर में सत्यभक्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया। उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता, शोषण मुक्त समाज की स्थापना, किसानों एवं मजदूरों को जागरूक करना इत्यादि। नोट 1920 में ताशकंद में MN रॉय ने भी CPI नामक पार्टी की स्थापना की थी। 1922-23 में पेशावर में रूस से प्रशिक्षण प्राप्त कर आए मार्क्सवादियों पर केस चला। 1924 में मार्क्सवादियों पर कानपुर षड्यंत्र केस चला। नोट कुछ प्रारंभिक मार्क्सवादी बॉम्बे में श्रीपद अमृत डांगे द सोशियोलिस्ट नामक अखबार का प्रकाशन। दूसरा गांधी वर्सेज लेनिन नामक एक लेख। मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार लेबर किसान गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन। बंगाल नजरुल इस्लाम मुजफ्फर अहमद ने नवयुग नामक अखबार निकाला था। पंजाब गुलाम हुसैन इंकलाब नामक अखबार निकाला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों, मजदूरों तथा छात्रों को संगठित करने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की, जैसे पंजाब में कृति किसान पार्टी। 1928 में कलकत्ता में सोहन सी जोश की अध्यक्षता में अखिल भारतीय वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना। विभिन्न ट्रेड यूनियन पर इनकी पकड़, जैसे बॉम्बे में गिरनी कामगार यूनियन मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से निर्देशित भी होते थे। इसी के निर्देशानुसार 1930 में कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया। भारतीय मार्क्सवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भारत की यात्रा की। सप्राटा, ब्रेडेल, हचिंसन। कांग्रेस से अलग होने के पश्चात इनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। 1936 में फिर एक बार दत्त ब्रेडले के थेसिस के माध्यम से कांग्रेस के साथ चलने पर बल दिया। पीसी जोशी जैसे नेता भी इसके पक्ष में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ में मार्क्सवादियों ने सरकार का विरोध किया, लेकिन जैसे ही हिटलर ने USSR पर आक्रमण किया, मार्क्सवादियों ने इसे जन युद्ध कहा तथा सरकार को समर्थन दिया। भारत के विभाजन के पक्ष में तथा आज़ादी के पश्चात कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार से संघर्षरत। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण का कारण के 1924 से 1934 देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी संगठनों की स्थिति और युवाओं पर प्रारंभिक क्रांतिकारियों का प्रभाव। असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से युवाओं में निराशा, सरकार की दमनकारी नीति से युवाओं में असंतोष, रूसी क्रांति की सफलता का प्रभाव तथा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति बढ़ता आकर्षण। तथ्यात्मक जानकारी प्रमुख घटनाएं। उत्तर भारत में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में संस्थापक सचिंद्र सान्याल, बंदी जीवन योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड लखनऊ। इस कांड के पश्चात राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, शफाक उल्लाह
खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विजय सिन्हा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी इनकी गतिविधियां। दिसंबर 1928 में लाहौर में सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या, स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी को मारने की योजना थी। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चला। अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, पर सरकार उस विरोध पर ध्यान नहीं दे रही थी, अनसुना कर रही थी। 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद ने वायसराय इरविन को मारने की एक असफल कोशिश की। फरवरी 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। बंगाल में 1924 में गोपीनाथ साहा के द्वारा चार्ल्स टेकार्ट नामक अधिकारी की हत्या। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव क्रांतिकारी समूह ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया तथा चटगांव शस्त्रागार को लूटा। बंगाल में महिला क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका। बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्ता एवं प्रीतिलता बड़ेदार। मुस्लिम नवयुवकों की भी व्यापक भूमिका। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रगति। लक्ष्य पूर्ववर्ती चरणों की तरह अंग्रेजों का हिंदुस्तान से निकालना तथा भारत में गणतंत्र एवं समाजवाद की स्थापना करना। कुछ क्रांतिकारियों जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठनों के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता की आशय केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा शोषण मुक्त समाज से भी है। इस चरण में भी प्रतिरोध का तरीका हिंसक था। सरकारी अधिकारियों, सरकारी खजाने, शस्त्रागार इत्यादि को लूटा गया, लेकिन व्यक्तिगत वीरता के साथ साथ अधिकाधिक युवाओं के बीच क्रांतिकारी चेतना के प्रसार को महत्व दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों शहरों में केंद्रित थी, लेकिन पूर्वी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रसार दिखा। क्रांतिकारी गतिविधियों में युवाओं की व्यापक भागीदारी। पहले की तुलना में मुस्लिम युवाओं की संख्या ज़्यादा। बंगाल में तथा जड़ी संख्या में क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पर सक्रिय महिलाओं की जानकारी मिलती है, जैसे सुनीति चौधरी इत्यादि। क्रांतिकारी गतिविधियों को मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में एक वैचारिक धारा मिली। हिंसात्मक गतिविधियों को सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़ा गया। युवाओं पर इसका व्यापक प्रभाव दिया और क्रांतिकारियों के प्रति जन समर्थन भी बढ़ने लगा। जैसे जतीन दास की भूख हड़ताल के पश्चात मृत्यु के पश्चात लाखों की संख्या में निर्भीक होकर उनके शव यात्रा में लोगों ने भाग लिया। इस चरण में अधिकाधिक लोगों में क्रांतिकारी चेतना के प्रसार के रूप में वैचारिक आधार के साथ साथ भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंककर और गिरफ्तारी देकर लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचा और अदालत को प्रचार के मंच के रूप में उपयोग किया। सरकारी दमन, संसाधनों की कमी, हिंसात्मक गतिविधियों की सीमाएं इत्यादि कारणों से यह कमजोर अवश्य हुआ, लेकिन कांग्रेस एवं सरकार पर इनकी गतिविधियों से व्यापक दबाव बना। कांग्रेस के अपने लक्ष्य एवं कार्यक्रम में क्रांतिकारी तत्वों का समावेश करना पड़ा और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित युवा राष्ट्रवादियों का महत्व बढ़ा। सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधारों के लिए कदम उठाने पड़े और धीरे धीरे क्रांतिकारी चेतना का प्रसार बढ़ता ही गया। नोट। भगत सिंह पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। भगत सिंह से क्रांतिकारियों का आशय केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक न्याय और शोषण मुक्त समाज से है। सांप्रदायिकता के कटु आलोचक, व्यक्तिगत वीरता को महत्व देते हुए भी अधिक से अधिक लोगों के बीच क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने पर बल। युवाओं को संगठित करने के लिए भारत नौजवान सभा और लाहौर छात्र संघ की स्थापना।
किसान विद्रोह एवं आंदोलन। फर्स्ट फेज में 1757 से 1857 नागरिक विद्रोह का भाग। सेकेंड फेज में 1857 से 1915 प्रमुख विद्रोह। बुक लिस्ट 3। नील विद्रोह 1859 से 60 बंगाल में। कारण जमींदारी बंदोबस्त से असंतोष, किसानों से जबरन नील की खेती, अग्रिम करार करना, कम कीमत पर अग्रिम करार, अवैध वसूली इत्यादि। नेता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास। हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियोट ने किसानों का समर्थन किया तथा दीनबंधु मित्र का नील दर्पण 1860 इसी मुद्दे पर केंद्रित उपन्यास। 1860 में नील आयोग का गठन और यह निर्णय कि किसानों को नील की खेती के लिए विवश न किया जाएगा। दक्कन उपद्रव अवलिक विद्रोह 1875 के कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था से असंतोष। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 64 के कारण अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग बढ़ी, लेकिन गृह युद्ध समाप्त होते ही कीमतों में गिरावट और इसी बीच 1867 में भू राजस्व की दर में वृद्धि फलतः बड़ी संख्या में किसान महाजनों की चंगुल में फंस गए। विद्रोह के दौरान बड़े पैमाने पर महाजनों का सामाजिक बहिष्कार, दक्कन उपद्रव आयोग का गठन और इसकी अनुशंसा पर 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम। पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों को समर्थन किया। पावना विद्रोह 1873 से 76 बांग्लादेश। कारण पावना विद्रोह जमींदारी बंदोबस्त से असंतोष, साथ ही जमींदारों के द्वारा भू राजस्व में कई गुना वृद्धि एवं भूमि से बेदखली के विरुद्ध। हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। नेता किसान चंद्र शंभूपाल एवं खुद्दी मुल्ला। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानूनों से किसानों की राहत मिली। इंडियन एसोसिएशन ने किसानों का समर्थन किया। द्वितीय चरण की सामान्य विशेषता। इन विद्रोहों का लक्ष्य पुरानी व्यवस्था को स्थापना नहीं बल्कि शोषण से मुक्ति थी। विद्रोह के दौरान अहिंसक एवं हिंसक दोनों ही मोर्चों पर लड़ाई, अहिंसक मोर्चे पर कानूनी लड़ाई एवं सामाजिक बहिष्कार जैसे तरीके अपनाए गए। बुद्धिजीवियों का भी समर्थन। प्रत्यक्ष तौर पर इन्होंने सरकार को चुनौती नहीं दी, अतः सरकार से भी इन्हें राहत मिली। वर्गीय चेतना पर आधारित विद्रोह। स्थानीय स्तर पर प्रसार और उपनिवेशवाद की समझ नहीं है इन्हें। तृतीय चरण 1915 से 1947। 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1918 खेरा सत्याग्रह। यूपी किसान सभा, अवध किसान सभा और एका आंदोलन। केरल मोपला मुस्लिम विद्रोह। बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, सचिव NG रंगा। 1945 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र। नेता गोदावरी पुरुलेकर। मार्क्सवाद का प्रभाव। 1946 में पुनः प्राप्ति वायलर केरल। PV पिल्लई। 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल। 1946 से 51 में तेलंगाना विद्रोह। मार्क्सवादियों का विशेष प्रभाव। 20वीं सदी में किसान आंदोलन की मुख्यतः दो धाराएं। प्रथम कांग्रेस के नेतृत्व में तथा द्वितीय मार्क्सवादियों के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व में दो प्रकार से किसानों के मुद्दे पर सक्रियता दिखती है। एक किसी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर जैसे चंपारण, खेरा और बारदोली, तथा द्वितीय अखिल भारतीय स्तर के आंदोलन एवं रचनात्मक कार्य एवं कांग्रेस के कार्य कालक्रम के रूप में। कांग्रेस ने नरमदलीय चरण में भी किसानों के मुद्दों को उठाया तथा तिलक और लाजपत राय जैसे नेता भी किसानों के मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन प्रभावी तौर से गांधीवादी चरण में ही किसानों को मुद्दे को राहत मिला। गांधी जी के 11 सूत्री मांग में भू राजस्व कटौती की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसानों से कर न देने का आह्वान, 1931 की कराची कांग्रेस में किसानों की दशा में सुधार के प्रस्ताव, 1936 में फैजपुर कांग्रेस में किसानों पर प्रस्ताव पारित तथा 1937 में क्रांति सरकारों ने किसानों की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने एक साक्षात्कार में कहा, जमीन उसकी होगी जो इसे जोतता होगा। एक तरफ कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को उठाया,
ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक आधार का विस्तार किया, रचनात्मक कार्य के द्वारा सरकारों तक पहुंच बनाए। गांधी जी एवं राष्ट्रीय नेताओं की सरल जीवन शैली, भू राजस्व नीतियों से बढ़ता असंतोष, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का बढ़ता प्रभाव एवं मार्क्सवादियों के दबाव जैसे कारणों से किसानों में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरूकता बढ़ती गई तथा असहयोग से लेकर आज़ादी तक विभिन्न आंदोलन में इनका भागीदारी दिखी। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन लोकतांत्रिक एवं वर्ग समन्वय पर आधारित था। 20वीं सदी के दूसरे दशक में मार्क्सवादी विचारधारा ने भी किसानों को प्रभावित करना प्रारंभ किया। मार्क्सवादियों के द्वारा किसानों को संगठित करने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन बनाए गए। मार्क्सवादियों ने इस संघर्ष के रास्ते अधिकारों की प्राप्ति पर बल दिया, अर्थात वर्ग संघर्ष पर। 1930 और 1940 के दशक में कुछ क्षेत्रीय किसान आंदोलन पर इनका प्रभाव दिखा, विशेषकर तेभागा तेलंगाना जैसे आंदोलनों पर। किसान आंदोलन को संगठित करने की कोशिश अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा भी, जिसमें समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेताओं की अहम भूमिका। श्रमिक आंदोलन श्रमिकों का उदय, श्रमिकों की दशा, श्रमिकों का कल्याण। प्रारंभिक प्रयास में शशिपद बनर्जी और एन लोखंडे। शशिपद बनर्जी में 1870 में भारत श्रमजीवी पत्रिका और एन लोखंडे 1880 में दीनबंधु बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन। दूसरा, नरम दलीय नेताओं की मांग। गरम दलीय गांधी चरण 1931, कराची कांग्रेस 1937 में प्रांतीय सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाया था। दूसरा, नरम दलीय नेताओं की मांग। श्रमिकों के कल्याण के लिए संगठनात्मक प्रयास, ट्रेड यूनियन। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया, थिरुवी। 1918 में अहमदाबाद टेक्स्ट यूनियन। 1920 में मजदूर महाजन सभा। गांधी जी ने 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC महासचिव थे। इसके दीवान चमनलाल और प्रथम बैठक की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1929 NTUF जोशी और 1931 में RTUC मार्क्सवादी रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1947 में INTUC वल्लभ भाई पटेल। सरकारी पहल 1881 का एक्ट और 1891 का एक्ट। निम्न जातीय आंदोलन। 19वीं सदी में विभिन्न कारणों से दलितों के बीच आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, जैसे आधुनिक शिक्षा का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधारों का प्रयास, कानूनी के समक्ष समानता, आधुनिक परिवहन के साधनों का विकास इत्यादि। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र, मद्रास, केरल, मैसूर इत्यादि क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रभाव अधिक दिखा। आंदोलनकारियों ने निम्नलिखित मुद्दों पर बल दिया: धार्मिक क्षेत्र में पुरोहितवाद एवं कर्मकांडों की आलोचना, धर्म ग्रंथों की आलोचना, सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत एवं प्रत्येक प्रकार से असमानता का विरोध, जाति प्रथा की आलोचना, अंतरजातीय विवाह का समर्थन, शिक्षा का प्रसार, छुआछूत से संबंधित प्रतीकों के विरुद्ध सत्याग्रह जैसे मंदिर प्रवेश, सड़कों, तालाबों को लेकर सत्याग्रह तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग। ज्योतिबा फुले पत्नी सावित्रीबाई, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले की भी भूमिका थी। दीनबंधु पत्रिका निकाले थे, गुलामगिरी उपन्यास और 1873 में सत्यशोधक समाज और पूना में स्कूल। श्री नारायण गुरु केरल में SNDP युगम, जस्टिस आंदोलन मद्रास 1915 से 16 पार्टी, नायर, मुदलियार, त्यागराज, चेदी और उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। जस्टिस पार्टी, रामास्वामी नायकर, पेरियार, आत्मसम्मान आंदोलन, DMK AIDMK। वाइकम 1924 सड़क पर चलने वाला वाइकम। गुरुवयूर 1931 मंदिर प्रवेश, मैसूर। 1905 में लिंगायत / वोकालिंगम और 1917 में प्रजामित्र मंडली। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय पहलू पर शोध मुक्त व्यवस्था के समर्थक। आर्थिक क्षेत्र के अर्थात राज्य को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन
1942 से 46 के बीच वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य और श्रमिकों की कार्य अवधि 12 घंटों से 8 घंटों तक लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका भी। हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर डॉक्टर अंबेडकर से विचार विमर्श किया था। सामाजिक क्षेत्र में इनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा 1919 एक्ट से पूर्व दलितों के लिए शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन किया एवं बहिष्कृत भारत मूकनायक इत्यादि पत्रिका का प्रकाशन। 1936 में जाति का विनाश नामक पुस्तक। 1927 में महार सत्याग्रह, तालाब के पानी के प्रयोग। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह। राजनीतिक क्षेत्र में 1927 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य मनोनीत पहली बार। 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस की स्थापना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पूना फैक्ट। 1936 में इंडियन लेबर पार्टी। 1942 में अनुसूचित जाति संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य, प्रथम कानून मंत्री और संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रमुख थे। वर्ण एवं जाति के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर तथा विचार। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय का चयन कर सकता है, लेकिन कोई भी कार्य ऊंचा या नीचा नहीं होता है। वहीं जाति प्रथा एवं छुआछूत को अमानवीय एवं समाज पर कलंक के रूप में देखते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वर्ण एवं जाति व्यवस्था तथा छुआछूत के कटु आलोचक वर्ण एवं जाति को अंतर संबंधित मानते थे। छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण था कि सत्याग्रह किया जाए, हृदय परिवर्तन तर्क के आधार पर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, रचनात्मक कार्य, राष्ट्रीय स्तर पर अभियान। 1930 के दशक में प्रशासनिक सेवा, शिक्षा एवं राजनीति, विधानमंडल में आरक्षण का समर्थन किया। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर शहरीकरण, शिक्षा का विकास, अंतरजातीय विवाह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को अधिक महत्व देते थे। शैक्षणिक संस्थानों, प्रशासनिक सेवा तथा विधानमंडल में आरक्षण के पक्ष में, साथ ही धर्म ग्रंथ के मानवीयकरण को सुझाव दिया तथा पुजारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का भी सुझाव। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध एवं ब्रिटेन, यूएसआर, जर्मनी में जापान, इटली। कांग्रेस में दुविधा है। 1940 में नीतिगत प्रस्ताव। 1940 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौजें। कांग्रेस में दुविधा। द्वितीय विश्व युद्ध तथा आंदोलन को लेकर कांग्रेस में कई दृष्टिकोण उपलब्ध थे, उपलब्धियां प्रचलित थे, जैसे राजगोपालाचारी जैसे नेता सरकार को समर्थन देने की बात कह रहे थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य समाजवादी अविलंब सरकार के विरुद्ध आंदोलन की मांग कर रहे थे तथा सरकार से किसी भी बातचीत का विरोध भी। गांधी जी अंग्रेजों के पक्ष को उचित मानते थे, नेहरू जी भी उचित मानते थे, लेकिन नेहरू जी का मानना था कि जब तक भारत की स्वतंत्रता में मुद्दे पर अंग्रेजों का दृष्टिकोण स्पष्ट न हो, तब तक सरकार को सहयोग देने या न देने का कोई महत्व नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने सरकार के समक्ष सहयोग के लिए दो शर्तें रखी। एक, भारत में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। दूसरा, युद्ध समाप्त होते ही भारत में संविधान सभा का गठन। इस प्रस्ताव पर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट नहीं दिया और मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष मौलाना आजाद कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा गया। लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त 1940। वायसराय लिनलिथगो। युद्ध समाप्त होते ही भारत में विधानसभा का गठन। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि 1+8। भारतीयों को शामिल कर एक बार एडवाइजरी काउंसिल।
अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन कि उनकी सहमति के बिना सरकार राजनीतिक सुधारों के लिए कदम नहीं उठाएगी। इसे सांप्रदायिक विरोध भी कहा गया है। नोट: राष्ट्रीय सरकार संबंधी मांग न माने जाने के कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। वहीं जिन्ना ने सांप्रदायिक गुटों को स्वागत किया, लेकिन पृथक मुस्लिम बहुल क्षेत्र मांग न माने जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकृत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या क्यों? 1940-41 में गांधी जी के निर्देशन में महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे सत्याग्रही। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित स्थलों पर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा युद्ध विरोधी भाषण देना था और दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? सरकार को यह स्पष्ट करना कि कांग्रेस उसके साथ नहीं है और साथ ही युद्ध संबंधी प्रयासों में कोई बाधा उत्पन्न न करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी तथा देश की जनता का भी कांग्रेस का दृष्टिकोण रखना। वास्तव में यह किसी प्रभावी आंदोलन से अधिक संगठन एवं नेताओं को सक्रिय रखने की कोशिश थी, जिससे संभावित बड़े आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयार रह सके। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितियां, अमेरिका, चीन इत्यादि राष्ट्रों के द्वारा कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर बनाया जा रहा दबाव, कांग्रेस एवं सरकार के बीच सहमति, भारत में आम लोगों के बीच बढ़ती कठिनाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में कांग्रेस की सक्रियता इत्यादि की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत में भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव: युद्ध समाप्त होते ही भारत की डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध समाप्त होते ही संविधान सभा का गठन। इससे ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेशी एवं रक्षा मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे। जो प्रांत एवं रियासतें इससे अलग रहना चाहें वो रह सकते हैं। नोट: कांग्रेस ने संविधान सभा संबंधित प्रस्ताव का स्वागत, अलगाववादी प्रावधानों की आलोचना और इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा और नेहरू जी ने दिवालिया बैंक के द्वारा जारी चेक। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट पृष्ठभूमि, संघर्ष तैयारी का संघर्ष। अगला चरण: कांग्रेस एवं सरकार के बीच राजनीतिक सुधार के मुद्दों पर गतिरोध और सरकार का अपेक्षाकृत रूढ़िवादी दृष्टिकोण। क्रांतिकारियों एवं समाजवादियों के द्वारा सरकार से किसी भी बातचीत का विरोध तथा अविलंब प्रारंभ करने का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी अंग्रेजों के प्रतिकूल। 1942 में जापान की स्वतंत्रता से क्रांतिकारियों में उत्साह, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, लोगों में असंतोष। इसी पृष्ठभूमि में जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अंतिम निर्णय 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में AICC की बैठक में लिया गया और नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। नोट: गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किए हुए कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। अन्य सेना से आग्रह किया आंदोलन के प्रति विनम्र व्यवहार करें एवं देशी रियासतों के शासकों लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने को कहा एवं जनता से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। विशेषताएं: सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह इस आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य ही था, लेकिन यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अंग्रेज हमें आश्वस्त न कर दे कि वे भारत कब तक छोड़ के जाएंगे। आंदोलन को संगठित करने से संचालित करके भी योजना थी। प्रारंभ करने की औपचारिक घोषणा की गई। एक निश्चित कार्यक्रम, अनुशासनात्मक रणनीति के साथ आंदोलन को आगे ले जाना था, लेकिन सरकार के कठोर नीति जैसे नेताओं की गिरफ्तारी, संगठन पर प्रतिबंध, आंदोलन पर प्रतिबंध एवं सरकार के सख्ती के कारण आंदोलन अनियंत्रित एवं हिंसक हो उठा। अहिंसात्मक गतिविधियां:
हिंसात्मक गतिविधियों की पृष्ठभूमि कई रूपों में हुई, जैसे बलिया, संथारा इत्यादि क्षेत्रों में समानांतर सरकार का गठन। नोट: बलिया में जीतू पांडे की सरकार, सतारा में वाई चौहान सबसे लंबे समय तक यह सरकार सक्रिय थी। मिदनापुर में राष्ट्रीय ताम्लुक जातीय सरकार, यहाँ के प्रमुख नेता सतीश सामंत। ओल्ड वुमेन मंताग्नी हजारा 73 ईयर्स झंडा को हाथों में रखी हुई थी। कटक में लक्ष्मण नायक और आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर भूमिगत कार्य गतिविधियों का संचालन, जैसे जयप्रकाश नारायण ने जस्ता का गठन किया। उषा मेहता ने बॉम्बे में गुप्त तरीके से रेडियो स्टेशन का संचालन। भूमिगत गतिविधियों के अंतर्गत सरकारी संस्थानों जैसे प्रशासनिक कार्यालयों, रेलवे, ट्रक संचार इत्यादि को बड़े पैमाने पर नुकसान। भूमिगत गतिविधियों या हिंसात्मक गतिविधियों की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि प्रारंभिक सप्ताहों में 150 पुलिस स्टेशन, 250 पुलिस ऑफिसर तथा 500 पोस्ट ऑफिस को खत्म किया गया। कर्नाटक पढ़ी। आंदोलन में हिंसा की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि आंदोलन को दमन करने के लिए सरकार को हवाई जहाज की मदद लेनी पड़ी और कई जिलों को आपराधिक जिले के तौर पर चिन्हित किया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने गांधी जी पर यह दबाव बनाया कि वह हिंसात्मक गतिविधियों की आलोचना करें। गांधी जी ने न केवल इससे इनकार किया बल्कि सरकार की दमनात्मक कार्यवाही का जवाब बताया। क्षेत्रीय प्रसार के दृष्टिकोण से देवे या देशी रियासतों के शामिल होने के कारण सही अर्थों में अखिल भारतीय आंदोलन बन पाया। ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों के बीच आंदोलन में विभेद करना मुश्किल था। विभिन्न वर्गों की भूमिका की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसानों एवं छात्रों की थी। महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका दिखी। उषा मेहता, अरुणा, आसफ अली और सुमति मोरारजी। आंदोलन को छोटे जमींदारों तथा निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का भी समर्थन मिला। रियासतों की जनता की भी व्यापक भागीदारी रही। आंदोलन में मजदूरों एवं मुस्लिम समुदाय की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इसकी एक प्रमुख कारण था मार्क्सवादी पार्टी एवं मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला समर्थन। हालांकि इन दोनों की दलों की कार्यकर्ताओं ने सहानुभूति रखी तथा एवं आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक दंगे नहीं हो। आंदोलन को मूलतः अहिंसात्मक रखने की योजना थी। परिस्थितिवश यह आंदोलन हिंसक था और राष्ट्रवादी आंदोलन की सभी धाराओं ने एकजुट होकर अंग्रेजों की चुनौती दी। प्रतिरोध के सभी तरीके अपनाए गए। सरकार की दमनकारी नीति, संसाधनों की कमी, हिंसात्मक प्रकृति इत्यादि के कारण आंदोलन की तीव्रता कम हुई, लेकिन इस संघर्ष ने आज़ादी के मुद्दे को घर घर में चर्चा का विषय बना दिया और अंग्रेजों को नीतियों में परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा। एरिया: स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। आज़ाद हिंद फौज: 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नोट: 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और जर्मनी सैनिक अधिकारी फुजीवारा के सुझाव पर। सुभाष चंद्र बोस: सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी में इंडियन लीग की स्थापना की और 1933 में रास बिहारी इस सहयोग से आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की आज़ाद हिंद फौज में गांधी, नेहरू, आज़ाद, सुभाष एवं झांसी रानी रेजिमेंट, दिल्ली चलो का नारा दिया। इन्होंने और अंडमान सहित एवं निकोबार स्वराज्य द्वीप में नियंत्रण जापानियों के सहयोग से कोहिमा में तिरंगा फहराया। आज़ाद हिंद फौज का महत्व: सेना में राष्ट्रीय चेतना का बड़े पैमाने पर प्रसार, यह अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय। अप्रवासी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार तथा राष्ट्र की आज़ादी के लिए फिर एक बार हथियार उठाने की प्रतिबद्ध दिखे। आज़ाद हिंद फौज में झांसी रेजिमेंट का गठन
अप्रवासी भारतीय महिलाओं के द्वारा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता एवं जुझारूपन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। आज़ाद हिंद फौज के गठन एवं गतिविधियों से राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत छोड़ो मूवमेंट में उत्साह का संचार। जर्मनी, जापान सहित कई राष्ट्रों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष का महत्व और बढ़ा और आज़ाद हिंद फौज का सर्वाधिक महत्व तब दिखा जब सैनिकों के समर्थन में पूरा देश 1945-46 में सड़कों पर उतर आया। 1945 की परिस्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे स्थानों पर यूएसएसआर का महाशक्तियों के रूप में उदय और विभिन्न कारणों से दोनों ही महाशक्तियों का उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस एवं हॉलैंड जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों को व्यापक क्षति उठानी पड़ी। विशेषकर इन समझे में हिटलर के अभियानों के कारण आधारभूत ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई तथा इन साम्राज्यवादी शक्तियों के भी पुनः उत्थान के लिए भी कदम उठाने की जरूरत थी। निरंतर युद्धों एवं विभिन्न कारणों से सेना में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार और सेना अंग्रेजों का भारत में सबसे मजबूत स्तंभ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सिविल सेवा में भी भारतीयों की संख्या अधिक। यह भी अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय और भारत की परिस्थितियों को देखकर बड़ी संख्या में ब्रिटिश अधिकारी कार्य करना नहीं चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सरकारी नीतियों से लोगों में व्यापक असंतोष तथा सिचुएशन अभी भी विस्फोटक थी। भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने लोगों को ऊर्जावान बनाए एवं निर्भीक भी। जून 1945 में शिमला सम्मेलन बेवेल प्रस्ताव, नवंबर 1945 INA फर्स्ट, फरवरी 1946 INA सेकेंड, 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह RIN, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। जून 1945 बेवेल प्रस्ताव शिमला सम्मेलन। वायसराय बेवेल ने जब तक संविधान सभा का गठन हो जाए तब तक भारत में राजनीतिक पुनर्गठन को ध्यान में रखकर भारतीय राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन जून 1945 में शिमला में बुलाया। एक में वायसराय परिषद में वायसराय एवं मुख्य सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा, रक्षा मामले अंग्रेजों के पास होगा। तीसरा, परिषद में हिंदुओं एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। चौथा, यह परिषद 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। पाँचवें, पहले केंद्रीय स्तर पर पुनर्गठन होगा। अब फिर प्रांतों में। एक में जिन्ना की यह मांग थी कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को केवल लोग मनोनीत करेगी। कांग्रेस ने विरोध किया। मौलाना आज़ादी के नेतृत्व कर रहे थे। 1940 से 45 तक मौलाना आज़ाद ही अध्यक्ष थे। जिन्ना को जिद को देखते हुए वायसराय ने सम्मेलन को भंग कर दिया कि यह कहते हुए कि भारतीय नेताओं में सहमति नहीं है। इससे जिन्ना की महत्वाकांक्षा बढ़ी। नोट, 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव एवं लेबर पार्टी की सरकार। 1945 के अंतिम महीनों में या दिसंबर में भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर चुनाव। आरक्षित सीटों पर लीग की स्थिति मजबूत। आरक्षित सीटों पर लगभग 86% मत प्राप्त हुआ लीग को। ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष टकराव के 3 घटनाएं। नवंबर 1945 INA फर्स्ट, फरवरी 1946 INA सेकेंड, 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह RIN। तीनों का महत्व। तीनों ही घटनाओं में आम लोगों एवं ब्रिटिश सरकारों के बीच प्रत्यक्ष टकराव और आम लोगों ने ही विरोध की शुरुआत की। इसमें छात्रों एवं मजदूरों की अहम भूमिका थी। ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष तथा जन राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष भी इन घटनाओं में दिखाई पड़ता है। कुछ सप्ताहों के लिए निर्भीक होकर सरकार की चुनौती, हिंसक झड़प एक प्रकार से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की अभिव्यक्ति, जन राष्ट्रवाद के रूप में। तीनों ही टकराव घटनाओं के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किसी नेता या संगठन ने नहीं किया था। प्रतिरोध के दौरान सभी राजनीतिक संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया, यहाँ तक कि सभी दल, मुस्लिम लीग, अकाली दल एवं हिंदू महासभा भी। प्रतिरोध के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आज़ाद हिंद फौज एवं नौसैनिक के समर्थन में सेवा, पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक संगठनों में भी
असंतोष के स्वर उठने लगे। सरकार ने इन आंदोलनों के महत्व को समझा और नौसैनिक विद्रोह प्रारंभ होते हुए भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की योजना। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 3 सदस्यीय पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव क्रिप्स अलेक्जेंडर। उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को निर्धारित करना, संविधान सभा का गठन तथा संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार की संरचना का निर्णय। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया। एक ढीले संघ की योजना जिसके पास विदेश, रक्षा एवं संचार की जिम्मेवारी होगी। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होगी। 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन। इसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश भारत से सदस्यों एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तथा देशी रियासतों से सदस्यों का मनोनयन। प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया। ए में उत्तर पश्चिम में 3 बहुल मुस्लिम प्रांत, बी में उत्तर पश्चिम में 2 बहुल मुस्लिम प्रांत, सी में शेष 6 हिंदू बहुल प्रांत। संविधान सभा को संघीय प्रांतीय समूह तथा प्रांतों के लिए संविधान का निर्माण करना था। जब तक संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वयन नहीं हो जाता तब तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन 3 कारणों से दोनों में मतभेद बढ़ा। एक में संविधान सभा के चुनाव में तुलनात्मक रूप से कांग्रेस की बेहतर स्थिति। दूसरा, प्रांतीय वर्गीकरण को मुस्लिम लीग अनिवार्य मान रही थी, वही कांग्रेस वैकल्पिक। तीसरा, अंतरिम सरकार की संरचना में शिमला सम्मेलन की तरह मुस्लिम लीग की जीत, हालांकि सरकार लीग से सहमत नहीं थी। लीग में संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और यह नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। साथ ही बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को भड़काया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। अक्टूबर 1946 में संविधान सभा के बहिष्कार के बावजूद लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया और लीग ने अंतरिम सरकार में पाकिस्तान की मांग की लड़ाई जारी रखी। फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इससे लीग की महत्वाकांक्षा बढ़ी तथा सांप्रदायिक दंगे की आवृत्ति। इसके पश्चात माउंट बेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंट बेटन ने प्लान बाल्कन के रूप में भारत को कोई राष्ट्र में विभाजन करने की कई योजना शामिल की, जिसका तीव्र विरोध हुआ भारतीय नेता के द्वारा। माउंटबेटन वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मीनन के प्रयासों से माउंटबेटन यह 3 जून की योजना तैयार की गई। 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में ब्रिटिश संसद से माउंटबेटन प्लान को पारित किया गया। ब्रिटेन संसद पारित कर आखिरी एक्ट इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान सत्ता हस्तांतरण को भी उल्लेख था। 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला, 1943 में भूलाभाई देसाई लियाकत योजना अंतरिम सरकार के सहयोग के लिए। 1946 में बेवेल ने ब्रेक डाउन प्लान नामक योजना प्रस्तुत किया। 1946 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन अध्यक्ष JV कृपलानी। 1947 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। महिलाओं, किसानों, पूंजीपतियों, विदेशियों, दलितों की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका। 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, गांधीवादी चरण और संगठन प्रस्ताव, विभिन्न आंदोलन, स्वदेशी, क्विट इंडिया मूवमेंट और NEM CDM। मार्क्सवादी क्रांतिकारी। अन्य जनजातीय विद्रोह। आदिवासी कौन है? कारणों का उल्लेख। चुआड़ विद्रोह, भूमि विद्रोह 1798 से 1799 हो विद्रोह 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 52, सवार विद्रोह। खुटकुंठी सामूहिक स्वामित्व, डीकू बाहरी लोगों। जनजातीय विद्रोह की विशेषताएं। शोषण मुक्त समाज तथा पुरानी व्यवस्था की स्थापना जनजातीय विद्रोह के प्रमुख लक्ष्य था। प्रायः हिंसक तरीके से प्रतिरोध
आदि आदिम आदिम हथियारों से हर सरकार को चुनौती दी गई, जैसे तीर कमान भाला डंडे। प्रतिरोध के दौरान सरकारी कार्यालयों तथा शोषण के प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने सेना एवं पुलिस की मदद से आधुनिकता हथियारों का प्रयोग कर कठोरतापूर्वक दमन किया। प्रतिरोध के दौरान उन बाहरी लोगों को भी निशाना बनाया जो अंग्रेजों के साथ थे और शोषण कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं जिनका स्थानीय समाज से बेहतर तालमेल था, जैसे बढ़ई, लोहार, धोबी इत्यादि। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने सेना एवं पुलिस की मदद से आधुनिकता हथियारों का प्रयोग कर कठोरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। प्रतिरोध के दौरान उन बाहरी लोगों को भी निशाना बनाया जो अंग्रेजों के साथ थे और शोषण कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं जिनका स्थानीय समाज से बेहतर तालमेल था, जैसे बढ़ई, लोहार, धोबी इत्यादि। नोट: गांधीवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आबादी की भी भागीदारी हिंसात्मक संघर्ष में भी शामिल। जनजातीय विद्रोह का प्रसार स्थानीय स्तर तक। विद्रोह में जनजातीय विशेष की भागीदारी न कि अन्य जनजातीय की। नेतृत्व भी स्थानीय तथा पारंपरिक मुखिया के द्वारा नेतृत्व तथा 1850 के विद्रोह में नेतृत्व के द्वारा चमत्कारी गुणों का दावा, जैसे सिद्धू कान्हू विद्रोह के दौरान ही संगठित होने का प्रयास तथा गांधीवादी चरण से पूर्व उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद इत्यादि की आंतरिक समझ नहीं। फिर भी जिस साहस के साथ इन्होंने अंग्रेजों की चुनौती दी, उससे अंग्रेजों का शोषणकारी चरित्र सामने आया और आगामी विद्रोह को भी प्रेरित एवं प्रभावित किया। प्रेस से संबंधित विभिन्न कानूनों का उल्लेख। वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 60-62। प्रेस के बारे में। प्रेस से संबंधित विभिन्न कानूनों का उल्लेख। एग्जाम्पल: 1799 सेंसरशिप एक्ट, 1823 में लाइसेंस एक्ट, 1835 में रद्द मेटकाफ, 1857 में लाइसेंस एक्ट, 1867 में पंजीकरण एक्ट, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1908-1910 में समाचार पत्र अधिनियम, क्रांतिकारी गतिविधियों पर फोकस, 1878 एक्ट की तरह। 1921 में सप्रू समिति के द्वारा रद्द, 1931 एक्ट में 1910 की तरह। सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास। सांप्रदायिकता क्या है? धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग। सांप्रदायिकता एक प्रकार की भ्रामक चेतना है जो इस विश्वास को मजबूत करता है एक धर्म मानने वालों के हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरे धर्मों से अलग होते हैं और विभिन्न धर्मों में बीच सह अस्तित्व संभव नहीं है। धर्म के नाम पर संगठित होकर आक्रामक तरीके से राजनीतिक हितों को साधा जाता है। उदय एवं विकास। भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों। भारत में विभिन्न धर्मों का प्रचलन विस्तार के क्रम में अंग्रेजों को मुख्यतः मुस्लिम शासक वर्ग से चुनौती मिली और जब भारत में आधुनिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई तो इसका अधिकांशतः लाभ हिंदू एवं पारसी धर्म को मिला। आधुनिक विचारों से प्रभावित इन धर्मों ने राजनीतिक सुधारों की मांग प्रारंभ की और सरकार ने उभरते हुए राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता के एक कार्ड खेलना प्रारंभ किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी विशेषकर पुनरुत्थान आंदोलन के कारण सांप्रदायिक चेतना को बढ़ावा मिला। गर्मदलीय नेताओं की कुछ गतिविधियों को सरकार एवं रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की, जैसे गणेश उत्सव, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन, गंगा स्नान इत्यादि। इसी पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन के रूप में पहला जन आंदोलन जिससे सरकार चिंतित होना आवश्यक था और आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए। सांप्रदायिक संगठनों ने सांप्रदायिक चेतना को निरंतरता प्रदान की और संगठित होकर सांप्रदायिक हितों के लिए आवाज़ उठाए जाने लगी। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर सरकार ने एक प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान की तथा सरकार के साथ सहयोग करने के फायदे ने अन्य संप्रदायों को भी सांप्रदायिकता संगठनों के लिए प्रेरित किया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस लखनऊ
लखनऊ कांग्रेस या लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर सांप्रदायिक राजनीति को महत्व प्रदान किया। साथ ही खिलाफत जैसे मुद्दों के कारण भी राजनीति में रूढ़िवादी तत्वों का महत्व बढ़ा। असहयोग के पश्चात सांप्रदायिक दंगों में आवृत्ति में वृद्धि हुई और नेहरू समिति की रिपोर्ट में जिन्ना की मांगों के महत्व न मिलने से हिंदू महासभा मुस्लिम लीग दोनों ने सांप्रदायिक धूपों को बढ़ाया। गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर तथा 1935 के एक्ट का निर्वाचन का विस्तार कर पृथक सांप्रदायिक राजनीति को और प्रतिष्ठित किया। नोट 1930 में इकबाल ने सर्वप्रथम मुस्लिम बहुल स्वायत्त क्षेत्र की बात कही या संकल्पना सामने रखी। नोट 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। 1937 के चुनाव परिणामों ने सांप्रदायिक अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह के जैसा तथा सरकार के लिए भी चिंता की विषय थी। इसके पश्चात एक तरफ सांप्रदायिक संगठनों ने जनाधार के विस्तार के लिए आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया तथा सह-अस्तित्व संभव नहीं है जैसे विचारों को खुलकर रखना प्रारंभ किया। इसी पृष्ठभूमि में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने राष्ट्र की बात कही। दूसरी तरफ सरकार भी सांप्रदायिक संगठनों को खुला समर्थन दे रही थी जैसे अगस्त 1940 का प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्तावित किसी। इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग से कई प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी और लीग ने जनाधार का विस्तार हुआ जैसे कि 1945 के चुनाव से स्पष्ट था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के सरकार दुविधा की स्थिति में थी कि पृथक पाकिस्तान का समर्थन करे या न करे। हालांकि लीग को महत्व दे रही थी जैसे शिमला सम्मेलन को भंग करना, संविधान सभा के बहिष्कार एवं अड़े रहने के बावजूद लीग को अंतरिम सरकार में शामिल करना। कुल मिलाकर सांप्रदायिक दंगों की आवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिश सरकार एवं अंतरिम सरकार इस रोकने में असफल थी। बातचीत के रास्ते विकल्प बंद हो चुके थे। रियासतों एवं कुछ अन्य क्षेत्रों से अलगाववाद के स्वर उठ रहे थे। शीत युद्ध के रूप में एक नई प्रकार की चुनौती दुनिया के सामने उभर कर आई। ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले कि सुर्खियों और विकृत हो ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने का निर्णय बना लिया था। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास दो ही विकल्प था। एक में सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखे और विभाजन का विरोध करे। इसमें न केवल लाखों लोगों के मारे जाने का भय था बल्कि कई भागों में विखंडन का खतरा था। दूसरा, विभाजन को स्वीकार कर यथाशीघ्र परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा विकल्प दुखद आवश्यक था लेकिन राष्ट्रहित में कांग्रेस ने इसी विकल्प को चुना। इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस क्लास 01, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिलेबस 1750 से 1991। एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। सोर्स: स्वतंत्रता के बाद राजनीति, योगेंद्र यादव या बिजनेस के स्टडी। विस्तार रेफरेंस: विस्तार बिपिन चंद्र। आज़ादी के बाद भारत, रामचंद्र गुहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस। राजनीतिक क्षेत्रों में अंग्रेजों की विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, विभाजन की प्रक्रिया, चुनौतियां, परिणाम, तत्कालिक तौर पर कानून व्यवस्था से संबंधित चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, आज़ादी के बाद क्षेत्रीय एकीकरण, रियासतों का विलय, अन्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, उत्तर पूर्व का एकीकरण एवं पुनर्गठन। आर्थिक क्षेत्र: कृषि सुधार, सहकारिता, हरित क्रांति, औद्योगिक नीति, मिक्स्ड इकोनॉमी, नियोजित विकास। सामाजिक क्षेत्र: महिलाओं की दशा, वंचित तबकों की दशा, जनजातीय विशिष्ट शिक्षा, सामुदायिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेस। अंग्रेजों की विरासत, राजनीति विरासत, भारत का क्षेत्रीय एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण अर्थात पूरे देश में एक प्रकार का प्रशासनिक ढांचा, आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना, आधुनिक सैन्य ढांचे का निर्माण तथा सेना का गैर राजनीतिक स्वरूप, कानून का शासन, संविधान के द्वारा शासन एवं संसदीय व्यवस्था की शुरुआत, निर्वाचन की शुरुआत। नकारात्मक पहलू: एक तरफ राजनीतिक एकीकरण तो दूसरी तरफ भारतीय समाज को विभाजित रखने की कोशिश, धर्म, जाति, क्षेत्र, देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांत के मध्य इत्यादि। भारत का विभाजन, सांप्रदायिक चेतना बहुत हद तक ब्रिटिश नीतियों के कारण तथा आज भी राजनीति में धर्म एवं जाति का अत्यधिक प्रभाव को भी ब्रिटिश विरासत के रूप में देख सकते हैं। आर्थिक विरासत, पॉजिटिव
इनिशिएटिव सामंतवादी ढांचे पर प्रहार तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूंजीवादी तत्वों का समावेश, आधुनिक परिवहन के साधनों का विकास जैसे रेलवे, संचार, स्टीमर इत्यादि, आधुनिक संचार के साधनों पर विकास जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम इत्यादि, आधुनिक उद्योग का विकास। आलोचना नकारात्मक कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन एवं असमान औद्योगिक विकास, पूंजी एवं तकनीक की समस्या, सामाजिक विरासत, सामाजिक क्षेत्र में आधुनिक विचारों का प्रसार जैसे भाईचारा, तर्क बुद्धि इत्यादि, सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक प्रकार की सामाजिक असमानता पर प्रहार, कानून के समक्ष सभी बराबर, रोजगार में सबको समान अवसर, यहाँ तक कि महिलाओं के दशा में सुधार के लिए भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानूनी पहल की गई। आधुनिक शिक्षा का विकास, नकारात्मक पहलू, भारतीयों को जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर विभाजित रखने का प्रयास। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद 20% से कम ही लोग साक्षर थे और महिलाओं में तो लगभग 8% ही। सांस्कृतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक तौर पर सबको सहिष्णुता तथा धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई दृष्टिकोण से अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व, संस्कृति के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जैसे पुरातात्विक अध्ययन की शुरुआत, आर्चियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि के संरक्षण के लिए पहल इत्यादि। धार्मिक कटुता एवं धर्मांतरण को भी प्रोत्साहन, स्वदेशी भाषाओं की उपेक्षा, इतिहास लेखन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण, बड़ी संख्या में भारत से कलाकृतियों को ब्रिटेन ले जाना इत्यादि। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता जैसे समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। लोकतांत्रिक राजनीति में आस्था जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का संचालन, लोकतांत्रिक तरीके से नागरिक अधिकारों की प्रति प्रतिबद्धता जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने का अधिकार, सभा सम्मेलन का अधिकार जैसे नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव। धार्मिक स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता तथा धर्म के क्षेत्र में सुधारवादी दृष्टिकोण, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, राष्ट्रीय स्तर के संगठनात्मक ढांचा जैसे कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टियों, शिक्षा के बावजूद जनता में राजनीतिक जागरूकता, सक्रियता, राजनीति में लोचशीलता जैसे अलग अलग विचारधारा एवं लोगों को साथ लेकर चलना, भावनात्मक एकता एवं अखिल भारतीय दृष्टिकोण, विरासत के प्रति गर्व का भाव। विदेश नीति के क्षेत्र में भी कई मुद्दों पर सहमति जैसे साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, रंगभेद का विरोध इत्यादि। आर्थिक विरासत, आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि, उद्योग, परिवहन, धन का दोहन, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि के संदर्भ में राष्ट्रीय नेताओं ने जो आलोचनात्मक विश्लेषण किया वह आर्थिक क्षेत्र एवं मजबूत वैचारिक पूंजी बनी और उसी विश्लेषण को आधार बनाते हुए आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया गया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग यह सहमति बन चुकी थी कि नियोजित विकास करना है, संतुलित विकास करना है तथा आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, समाज के सभी वर्गों का उत्थान, सामाजिक समानता पर आधारित समाज, प्रत्येक स्थिति में सामाजिक छुआछूत का विरोध, अभाव, राजनीतिक सामाजिक मामलों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, भाषाई विविधता का सम्मान जैसे मुद्दों पर भी एक व्यापक सहमति बन चुकी थी। विभाजन संबंधित मुद्दे एवं प्रभाव। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति, क्षेत्रीय एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण, विधिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का उदय। आज़ादी के पश्चात में प्रथम मंत्रिमंडल के गठन में विभिन्न धर्म, जाति एवं क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही 5 गैर कांग्रेसी नेताओं को मंत्री बनाया गया जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें जॉन मथाई थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस संविधान सभा में गांधी जी के सुझाव पर कई योग्य गैर कांग्रेसी लोगों को भी शामिल किया गया जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। संविधान के विभिन्न प्रावधानों ने भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की है। सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित संविधान तथा अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लोचशील बनाना जिससे समय समय पर विभिन्न वर्गों की मांगों को समाहित किया जा सके। क्षेत्रों के विलय को लेकर भी लोचशील दृष्टिकोण जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा कश्मीर को लेकर राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय त्योहार एवं राष्ट्रगान इत्यादि। अखिल भारतीय
सेना विदेश नीति नियोजित एवं संतुलित विकास की ओर उठाए गए कदम, क्षेत्रीय एकीकरण, देशी रियासतें 565-562, अन्य फ्रांसीसी पुर्तगाली मणिपुर 35 से 40% भूभाग, 1947 से पूर्व ब्रिटिश नीति, राजनीतिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, बाधक तत्व, सहायक तत्व। 3 चरण। वल्लभ भाई पटेल 1947 से पूर्व भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। प्रारंभ में कंपनी भारतीय रियासतों के समकक्ष एक राजनीतिक पहचान, अवलिक समानता का स्तर प्राप्त करना चाहती थी। 1765 तक कंपनी की नीतियों को इसी संदर्भ में देखा गया है, जैसे प्लासी बक्सर 1765 से 1813 के मध्य कंपनी की नीति भारत में प्राप्त क्षेत्रों की सुरक्षा तथा अधिकाधिक राज्यों को निर्भर बनाने की थी। इस चरण को घेरे की नीति भी कहा गया है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1813 से 1858 के मध्य कंपनी ने सर्वोच्च शक्ति के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ किया। 1858 से लेकर 1919 तक ब्रिटिश सरकार ने भी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखी और भारतीय राज्यों की विदेश, रक्षा और संचार पर भारतीय सरकार का नियंत्रण था। भारतीय नरेश ब्रिटिश क्राउन को अपना क्राउन मानते थे और गवर्नर जनरल समय समय पर भारतीय राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश भी देते थे। 1919 से 1935 के मध्य इन रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। 1919 के एक्ट नरेंद्र मंडल का प्रावधान 1927 में ब्रिटिश सरकार एवं देशी रियासतों के संबंधों को परिभाषित करने के लिए बटलर समिति का गठन। 1935 के अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल में संघात्मक ढांचे के अंतर्गत रियासतों को भी शामिल करने की योजना। इन प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय चेतना का प्रसार बढ़ता गया और ब्रिटिश सरकार ने 1940 के दशक में रियासतों में अलगाववादी की हवा दी, जैसे 1942 के क्रिप्स मिशन में। लेकिन जन दबाव को देखते हुए रियासतों को संविधान सभा में शामिल करने का प्रावधान तथा आज़ादी से पूर्व माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि भौगोलिक निकटता को देखते हुए या तो भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। 1947 से पूर्व रियासतों में जागरूक राष्ट्रीय चेतना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तथा असहयोग आंदोलन के साथ रियासतों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रारंभ हुआ और राजनीतिक अधिकारों को लेकर जागरूकता भी 1920 के दशक में प्रजामंडल के रूप में देखी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में लोकतांत्रिक मांगों का समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि रियासतों की जनता कांग्रेस के नाम पर आंदोलन नहीं चला सकती। 1927 में बलवंत राय मेहता, B.R. अम्बेडकर, B.R. अभ्यंकर तथा माणिक लाल कोठारी ने अखिल भारतीय रियासती प्रजामंडल का गठन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अलवर, कश्मीर इत्यादि रियासतों की भागीदारी भी दिखी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस में भारत की आज़ादी में रियासतों की आज़ादी की प्रस्ताव भी पारित हुआ। 1939 में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि कांग्रेस के नाम पर रियासतों की जनता आंदोलन चला सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों की व्यापक भागीदारी रही। ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों में अंतर करना मुश्किल था। रियासतों के एकीकरण में बाधक तत्व ब्रिटिश सरकार का ढुलमुल चरित्र, रियासतों को या रियासतों के शासकों को राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश तथा 1940 के दशक में रियासतों में अलगाववाद की हवा एवं समर्थन भारतीय रियासतों ब्रिटिश सरकार के साथ समझौतों से बढ़ी हुई थी और रियासतों के कई विषयों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। अतः एकीकरण में अंग्रेजों का दृष्टिकोण मायने रखता था। मुस्लिम लीग भी रियासतों की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही थी। मार्क्सवादी पार्टी भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत को कई भागों में विभाजित करने का समर्थन कर रही थी। ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों के विकास का स्तर भी अलग अलग था। कई रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे ट्रेवनकोर, भोपाल, कश्मीर, हैदराबाद। कुछ सीमावर्ती रियासतों का सुझाव भी प्रस्तावित की ओर था, जैसे जूनागढ़, जोधपुर इत्यादि। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के बिल्ले पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। एकीकरण में सहायक तत्व जनता, रियासतों की जनता में राष्ट्रीय चेतना का उभार
और ब्रिटिश प्रांतों के साथ विलय के पक्ष में। 1940 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में रियासतों की जनता की व्यापक भागीदारी दिखी। रियासतों के राजनीतिक संगठन भी विलय के पक्ष में। कांग्रेस के द्वारा भी रियासतों के संघर्ष का समर्थक एवं आज़ादी का भी। माउंटबेटन, वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन की भूमिका। रियासतों के एकीकरण के विभिन्न चरण। जून 1947 से 15 अगस्त 1947। जून 1947 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक विभाग बनाया गया और बीपी मेनन इसके सचिव थे। रियासतों के विलय के लिए एक विलय पत्र तैयार किया गया, इसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें रियासतों की विदेश नीति एवं रक्षा एवं संचार से जुड़े विषय पर भारतीय संघ का अधिकार होगा। वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के शासकों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपील की और इसी क्रम में डेनियर पार्टी की श्रृंखला आयोजित की गई तथा बीपी मेनन और कुछ अन्य प्रतिनिधियों को अलग अलग रियासतों से बातचीत के लिए भी भेजा गया। अपील के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रलोभन भी दिया कि हस्ताक्षर करने वाले शासकों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएगी, जैसे प्रीवी पर्स, पेंशन, महल एवं अन्य संपत्तियों पर नियंत्रण, उपाधि धारण करने का अधिकार, सलामी लेने का अधिकार इत्यादि। प्रलोभन के साथ साथ यह चेतावनी भी दिया कि यदि रियासतों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत सरकार की शर्तें कठोर हो सकती हैं तथा जनता भी उग्र हो सकती है। इतना ही नहीं, पटेल के आग्रह पर माउंटबेटन ने भी नरेंद्र मंडल को संबोधित करते हुए 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, कश्मीर एवं हैदराबाद के अतिरिक्त सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ तक कि त्रावणकोर, भोपाल, जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947, जूनागढ़ फरवरी 1948, हैदराबाद नवंबर 1948, कश्मीर 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। एकीकरण के दृष्टिकोण से यह चरण भी अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण था। महत्वपूर्ण समस्या थी रियासतों का पुनर्गठन और भारतीय रियासतों के साथ विलय की। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक इस चरण को भी पूरा किया गया। अपेक्षाकृत बड़े रियासतों को स्वतंत्र रहने दिया गया, जैसे मैसूर, कश्मीर, हैदराबाद, या फिर बड़े रियासतों का संघ बनाया गया, जैसे त्रावणकोर, कोचीन, पेप्सू, सौराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि। अपेक्षाकृत छोटे छोटे रियासतों का, जिनकी संख्या अत्यधिक थी, ब्रिटिश प्रांतों में विलय किया गया। जब संविधान लागू हुआ तब भारतीय भूभाग को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें दूसरे भाग में रियासतों एवं रियासतों के संघ को रखा गया। थर्ड स्टेज 1950 से 1956। संविधान लागू होने से पूर्व ही सांस्कृतिक यानी भाषाई, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक इत्यादि आधारों पर क्षेत्रीय पुनर्गठन की मांग हो रही थी। रियासतों एवं प्रांतों की भौगोलिक सीमाएं बहुत तार्किक नहीं थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में शीर्ष नेतृत्व राज्यों के पुनर्गठन में नहीं था। लेकिन 1953 में तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात पुनर्गठन की मांग तीव्र हुई। इसी वर्ष एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इसकी अनुशंसा पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए और इस संविधान में रियासतों का अलग से जो वर्गीकरण था वह समाप्त हो गया। भाषा एवं राज्यों का पुनर्गठन। 1947 से पूर्व अंग्रेजों का नजरिया और राष्ट्रीय आंदोलन। भाषा, राजभाषा, प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा। दूसरा संविधान सभा। तीसरा आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य पुनर्गठन। चौथा अनुशंसा यानी क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर में साम्राज्यवादी जरूरतों के अनुसार समाज का विस्तार एवं क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, जैसे भारत के अधिकांशतः भूभाग को मद्रास, बॉम्बे, प्रिंस में शामिल किया गया। 1935 तक 11 प्रांतों का गठन एवं पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार एक तरफ राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों का पुनर्गठन कर दी थी, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन, तो दूसरी तरफ जन दबाव के कारण भाषाई आधार पर भी, जैसे 1935 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं सिंध को भाषाई आधार पर पुनर्गठन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी भाषाई आधार पर क्षेत्रों की पुनर्गठन को लेकर असहमति थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी राष्ट्रीय नेतृत्व का यह मत था कि क्षेत्रीय पुनर्गठन आवश्यक है और पुनर्गठन में भाषाई पहलू के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक जैसे अन्य कारकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन समकालीन चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का यह भी मत था कि अभी क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को कुछ वर्षों तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जिससे अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित किया जा सके, जैसे संविधान का निर्माण, शरणार्थियों का पुनर्वास, सांप्रदायिक समस्या, मार्क्सवादियों के द्वारा
मार्क्सवादियों के द्वारा प्रस्तुत चुनौती, प्रथम आम चुनाव का आयोजन, रियासतों का विलय, आर्थिक संकट का समाधान इत्यादि। इसके बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात आंध्र प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय पुनर्गठन की मांग उठी। 1948 में संविधान सभा के द्वारा एस.के. डार आयोग का गठन किया गया और उन आयोग ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को महत्व को समझते हुए यह बात कही गई कि समकालीन परिस्थितियों में यह उचित कदम नहीं होगा। आयोग की अनुशंसा का आंध्र प्रदेश में तीव्र विरोध हुआ और इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए कांग्रेस ने 1948 में ही जेवीपी समिति का गठन किया। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल। इस समिति का भी यही दृष्टिकोण था कि समकालीन परिस्थितियों में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जन भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि आंदोलनकारी एवं अन्य राजनीतिक दलों में सहमति है तो वहाँ नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। वास्तव में यह अनुशंसा भी एक प्रकार से क्षेत्रीय पुनर्गठन को स्थगित करने वाला था। नोट: आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर राजनीतिक सहमति तो थी, लेकिन मद्रास शहर पर दोनों ही दावा कर रहे थे। जेवीपी रिपोर्ट के पश्चात आंध्र को लेकर संघर्ष तीव्र हुआ। 1952 में एक लंबे अनशन के पश्चात पी. श्रीरामुलु नामक कांग्रेसी नेता का निधन हुआ और इसके पश्चात भाषाई मांग रूप में हिंसक रूप धारण कर लिया। जन दबाव को देखते हुए 1952 में पृथक आंध्र की गठन की घोषणा की गई और 1953 में इसका गठन भी हुआ। 1953 में ही क्षेत्रीय पुनर्गठन को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और के.एम. पन्नीकर तथा हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। 1955 में आयोग ने पुनर्गठन को लेकर अनुशंसा की। एक में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन एकमात्र नहीं। भाषा के साथ साथ प्रशासनिक, आर्थिक कारक तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दृष्टिकोण: दक्षिण के चार प्रमुख भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तेलुगु, तमिल, मलयालम एवं कन्नड़। उत्तर भारत में हिंदी भाषी प्रदेश में भी 4 राज्यों का पुनर्गठन यूपी, एमपी, बिहार एवं राजस्थान। धर्म के आधार पर पंजाब के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, साथ ही मुंबई एवं गुजरात को अलग करने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। 5 कुछ संशोधनों के साथ सरकार ने आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया तथा 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया और इन्हीं में रियासतों को भी पुनर्गठन किया गया। 6ठा पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के पश्चात महाराष्ट्र एवं गुजरात में पृथक राज्य की मांग तथा बॉम्बे प्रोविंस को लेकर हिंसक संघर्ष की शुरुआत हुई। एक आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 80 लोग मारे गए। जन दबाव को देखते हुए सरकार ने 2 अलग अलग प्रांतों के गठन की घोषणा की तथा बॉम्बे को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इसके पश्चात महाराष्ट्र में यह आंदोलन उग्र हुआ। फिर एक बार जन दबाव में आकर सरकार ने विभाजन के निर्णय को रद्द किया, फिर से एक कर दिया। दोनों ही क्षेत्रों में आंदोलन जोर पकड़ा और 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग प्रांत का दर्जा दिया। बॉम्बे पर महाराष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हुआ तथा अहमदाबाद गुजरात का राजधानी बनाया गया। तो 1960 के दशक में भाषा एवं धर्म के आधार पर पंजाब नामक अलग एक सिख राज्य की मांग की जाने लगी। एक अलग पंजाब की मांग का कांग्रेस एवं मार्क्सवादी भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन भाषा के आधार पर न कि धर्म के आधार पर। नेहरू जी भी धर्म के आधार पर गठन के विरोधी थे। हालांकि पंजाब के गठन की मांग ने भी आंदोलन का रूप धारण किया। अहिंसक संघर्ष भी हुए। भाषा को आधार बनाते हुए 1996 में पंजाब एवं हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों को दर्जा दिया गया। इस प्रकार उत्तर पूर्व को छोड़ देते 1960 के दशक के मध्य तक भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विवाद को बहुत हद तक सुलझा लिया गया एंड इससे एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिली। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा संबंधी प्रश्न: 1947 से पूर्व मुगल काल में जिन क्षेत्रों पर मुगलों का नियंत्रण था वहाँ की राजभाषा फारसी थी और उसके साथ ही हिंदी, उर्दू बोलचाल की भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा की पुनर्गठन थी। अंग्रेजों के नियंत्रण के पश्चात स्वाभाविक तौर पर प्रशासकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी स्थापित हुई और भारत में यह
बोलचाल की भाषा के रूप में भी धीरे धीरे प्रचलित हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं में इस तथ्य पर सहमति थी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी या हिंदुस्तानी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और प्रांतीय स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व दिया जाए। 15 अगस्त 1947 के पश्चात राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का प्रश्न उठा। राष्ट्रभाषा को लेकर कोई विशेष विवाद नहीं हुआ, क्योंकि भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में यह सहमति बन चुकी थी कि भारत की कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन राजभाषा को लेकर विवाद हुआ। अंततः संविधान सभा में इस पर भी सहमति बनी। एक में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और 1965 में यह अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी। 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकता है। दूसरा, हिंदी भाषा का प्रसार संघ का कर्तव्य होगा। तीसरा, भाषा के संदर्भ में ही इस संविधान में संयुक्त संसदीय समिति और राजभाषा के आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। राज्य के भाषा का निर्धारण का काम राज्य विधानमंडल को दिया गया। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी संविधान में सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए। संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने हिंदी के प्रचार प्रसार के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया। विचार विमर्श के पश्चात पुनः यह राष्ट्रपति को दी गई। 1960 में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित आदेश जारी किए। एक में 1965 से संघीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग होगा। दूसरा, 1965 के पश्चात भी कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकता है। आगे चलकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन भी हिंदी में होगा इत्यादि। इस आदेश के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाने लगा तथा तकनीकी शब्दों का हिंदी में अनुवाद भी किया जाने लगा। शीघ्र ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ और दक्षिण भारत तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी का एक तीव्र विरोध प्रारंभ हुआ। तीसरा, उत्तर भारत में इन प्रावधानों को शीघ्रतापूर्वक लागू करने के लिए राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी तथा जनसंघ के द्वारा आंदोलन चलाए गए। आंदोलन के दौरान उग्र तरीके भी अपनाए गए। चौथा, दक्षिण में भी आंदोलन उग्र हुआ। हिंदी विरोध आंदोलन में डीएमके की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई छात्रों ने आत्मदाह किया। 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और डीएमके में अलगाववादी स्वर भी उठने लगे। इसी पृष्ठभूमि में 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 1965 के पश्चात हिंदी का प्रयोग जारी रह सकता है और इस प्रावधान में इस कानून में रह सकता है। शब्द का तीव्र विरोध हुआ और दक्षिणी राज्यों में 1966 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, लेकिन इसे कानूनी दर्जा नहीं मिला था। 1967 में राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि जब तक गैर हिंदी राज्य अंग्रेजी का प्रयोग चाहेंगे तब तक यह जारी रहेगा और साथ ही यह भी प्रावधान कि यूपीएससी की परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिया जा सकेगी। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषी क्षेत्रों में दक्षिण भाषी भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन तथा दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रोत्साहन पर सहमति बनी। 1967 में ही एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और यह प्रावधान किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी के विरोध के कारण एक में आर्थिक कारण, प्रशासनिक, भाषा एवं रोजगार के बीच सीधा संबंध होता है। हिंदी विरोध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में एक कारण था। दूसरा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक दलों में राजनीतिक फायदों के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण किया और उग्र तरीके अपनाए। भावनात्मक कारण। गैर हिंदी भाषी को यह महसूस हुआ कि हिंदी भाषा जबरन उन पर थोपी जा रही है। विरोध का एक शैक्षणिक कारण भी विज्ञान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा में गुणवत्तायुक्त पुस्तकों का अभाव था। साहित्य एवं बोलचाल की भाषा के रूप में उसकी लोकप्रियता थी, न कि वैज्ञानिक भाषा के रूप में। चौथा, समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि में जटिल हिंदी शब्दों का प्रयोग को लेकर भी चिंतित थे। स्वयं नेहरू जी ने भी ऐसे शब्दों के प्रयोग को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। जनजातीय आबादी का एकीकरण तथा उत्तर पूर्व का पुनर्गठन।
शेष भारत उत्तर पूर्वी राज्यों भारत में जनजातीय आबादी के वितरण को मुख्यतः दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय आबादी तथा द्वितीय, शेष भारत में वितरण 1947 से पूर्व तथा अंग्रेजों के आगमन से पूर्व या नियंत्रण से पूर्व। भारत पर अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्व शेष भारत में जनजातीय आबादी को देखें तो इनकी अपनी सामासिक संस्कृति थी, पृथक भौगोलिक क्षेत्रों में रहते थे, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रकृति पर निर्भर थे तथा बहुत हद तक राजनीतिक मामलों में स्वायत्ता थे एवं मुख्यधारा से भी न्यूनतम संपर्क था। अंग्रेजों के नियंत्रण के साथ ही इनके जीवन में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढ़ा। इनका बड़े पैमाने पर शोषण प्रारंभ हुआ और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जनजातीय समूहों ने विद्रोह किया और सरकार ने इन विद्रोहों का कठोरतापूर्वक दमन और जनजातीय क्षेत्रों में इन पर कठोर नियंत्रण रखा, अर्थात जबरन राजनीतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रखा गया। हालांकि जनजातीय समाज अलग अलग कबीलों में विभाजित था और कभी भी एकजुट होकर अंग्रेजों की चुनौती नहीं दी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विशेषकर गांधीवादी चरण में गांधी जी की कार्यशैली, उनकी जीवन शैली, कांग्रेस के संघात्मक ढांचे का विस्तार, रचनात्मक कार्य इत्यादि के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। कुछ सीमा तक राष्ट्रीय चेतना का भी प्रसार हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन में इनकी भागीदारी भी दिखी। हालांकि भारतीय समाज के अन्य वर्गों की तरह शीर्ष नेतृत्व में स्तर पर इस वर्ग की अधिक सक्रियता नहीं दिखी और न ही जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अलगाववादी स्वर दिखा, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव की ललक बनी रही। अतः स्वतंत्रता के पश्चात इन क्षेत्रों में राजनीतिक एकीकरण बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया में लंबा सफर तय करता था। उत्तर पूर्व में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व उत्तर पूर्व पर अहोम एवं अन्य राजवंशों का शासन था। प्रथम बर्मा युद्ध के दौरान या आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान बर्मा की साम्राज्यवादी अभियानों को रोकने तथा साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व पर नियंत्रण स्थापित किया। 19वीं सदी की अंत तक उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। प्रथम, असम को प्रांत का दर्जा और अधिकांशतः भूभाग पर प्रांतीय गवर्नर के माध्यम से स्वशासन। द्वितीय, और उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों पर कठोर सरकारी नियंत्रण एवं केंद्रीय सरकार की पकड़ अधिक थी तथा तृतीय, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्रों की देशी रियासतें अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करते थे। पर्वतीय क्षेत्रों पर कठोर सरकारी नियंत्रण थे, जैसे इन क्षेत्रों में प्रवेश पर तरह तरह के प्रतिबंध थे। भूमि की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट थी और इस अवधि में ईसाई धर्म का व्यापक प्रसार भी हुआ। नागालैंड में जब शेष भारत में राजनीतिक सक्रियता एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ तो असम के मैदानी क्षेत्र में भी इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ने लगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कठोर नियंत्रण के कारण राष्ट्रवाद के लहरें इन्हें यदा कदा ही प्रभावित कर पाएं, अर्थात भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया से यह अलग थलग रहा। हालांकि इन क्षेत्रों में भी कुछ विद्रोह हुए जिनका कठोरतापूर्वक अंग्रेजों ने विरोध किया। आज़ादी से पूर्व के दशकों में रानी गैडिनल्लू एवं आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय चेतना का कुछ हद तक प्रसार किया। ब्रिटिश शासनकाल में ही असम में चाय बागानों का भी विकास हुआ, पेट्रोलियम उत्खनन भी प्रारंभ हुआ। काम की तलाश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि से जाकर लोग बसने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व ही इस क्षेत्र में, विशेषकर नागालैंड में, एक अलगाववादी स्वर उभरने लगा था इत्यादि। स्वतंत्रता के पश्चात जिन क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण था उन पर भारतीय संघ का नियंत्रण स्थापित हुआ। साथ ही कुछ नई चुनौतियों भी, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान में शामिल होने के कारण उत्तर पूर्व से संपर्क बनाए रखने में एक भौगोलिक कठिनाई भी उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, बहुत संख्या में जनजातीय समूहों की उपस्थिति, आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारकों ने शेष भारत के साथ उत्तर पूर्व के एकीकरण में बड़ी चुनौती प्रस्तुत की। जनजातीय क्षेत्रों का एकीकरण। उपरोक्त पृष्ठभूमि में जनजातीय समाज एवं उत्तर पूर्व का एकीकरण आज़ादी के पश्चात एक बड़ी चुनौती थी। इस संदर्भ में जनजातीय समाज के प्रति नीति के निर्धारण में बैरियर, एल्विन एवं नेहरू जी की अहम भूमिका रही। इनका दृष्टिकोण था कि जनजातीय समाज अपनी संस्कृति एवं पहचान को अक्षुण्ण रखे, साथ ही इन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए एवं आधुनिक परिवर्तनों से भी
जोड़ा जाए। इसी संदर्भ में नेहरू जी ने एक व्यापक मार्गदर्शन सिद्धांत सामने रखा जिसे जनजातीय पंचशील कहा गया। जनजातीय समाज को अपनी बुद्धि एवं सोच के अनुरूप विकास का अवसर देना चाहिए, अर्थात उन पर कुछ थोपा न जाए। भूमि और वन पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। प्रशासन पर उनका अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए। यदि बाहरी लोग वहाँ के प्रशासन में उनका योगदान देते हैं तो उनके जीवन में हस्तक्षेप न करें। जनजातीय समाज में अति प्रशासन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी संस्थाओं के माध्यम से हो तो ज़्यादा बेहतर है। जनजातीय भाषा को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय आंदोलन का समावेशी दृष्टिकोण तथा पंचशील जैसे मार्गदर्शक सिद्धांत को आधार बनाते हुए जनजातीय समाज के हितों की रक्षा एवं उन्हें एकीकृत करने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, लोकसभा एवं विधानसभा में स्थानों का आरक्षण, मूल अधिकारों में वंचित तबकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान, सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रावधान। नीति निर्देशक के आर्टिकल 48 के अंतर्गत जनजातीय समाज के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए विशेष निर्देश। इस प्रकार 1950 तक जनजातीय क्षेत्र के सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उत्तर पूर्व का क्षेत्रीय पुनर्गठन। उत्तर पूर्वी भूभाग का क्षेत्रीय पुनर्गठन भी एक बड़ी चुनौती थी, न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि देश की एकता अखंडता के दृष्टिकोण से। बल्कि आज़ादी के पश्चात एक तरफ त्रिपुरा, मणिपुर भारतीय संघ में विलय किया गया तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की तरह ही एक भूभाग को छोड़कर उत्तर पूर्व के प्रशासन की जिम्मेवारी असम सरकार को ही सौंपी गई। प्रशासन में पहले से ही असमिया लोगों का वर्चस्व था और 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में असमिया को राजभाषा बनाने की घोषणा की गई। नागालैंड में अलगाववादी स्वर मुखर होता गया और 1960 के आसपास मिजोरम में अकाल के दौरान असम सरकार के द्वारा अपेक्षित सहायता न दिए जाने के कारण लाल डेंगा के नेतृत्व में वहाँ भी अलगाववादी स्वर उठा। 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान उत्तर पूर्व के मांगों को महत्व नहीं दिया गया, इससे भी असंतोष बढ़ा। असंतोष के समाधान के लिए क्रमशः उत्तर पूर्व में नए नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे 1963 में नागालैंड, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तथा 1986 में अरुणाचल एवं मिजोरम। राज्यों के पुनर्गठन के साथ साथ सरकार ने असंतुष्ट वर्गों से संवैधानिक ढांचे के भीतर बातचीत का अवसर हमेशा उपलब्ध करवाया और खुला रखा। कई जनजातीय बहुल क्षेत्र को स्वायत्तता भी दी गई। साथ ही आज़ादी से लेकर अब तक अलगाववादी नीतियों को कठोरतापूर्वक दमन भी किया गया। जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई और जनवरी 1977 में इसको समाप्त किया गया। पृष्ठभूमि, आर्थिक कारण। 1971 के चुनाव में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कई कारणों से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती गई। बांग्लादेश युद्ध के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ा एवं शरणार्थी संकट के कारण भी आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हुई। लगभग 1 लाख शरणार्थी थे। 1972 से 73 में लगातार मानसून की विफलता से खाद्यान्न वस्तुओं की कमी और महंगाई में वृद्धि, लगभग 22%। अरब इजरायल युद्ध एवं अन्य कारणों से पेट्रोल की कीमतों में भी वृद्धि और इससे भी महंगाई में वृद्धि हुई। इस प्रकार आपातकाल से पूर्व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, खाद्यान्न संकट जैसे चुनौतियों का देश सामना कर रहा था। संवैधानिक संकट। संसद एवं न्यायपालिका के मध्य मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में किसको प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर टकराव बना हुआ था। इंदिरा जी ने कुछ विशिष्ट न्यायाधीशों की उपेक्षा कर एन राय को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। इसको लेकर भी विभिन्न संस्थाओं में टकराव की बात हो रही थी। राजनीतिक संकट। कांग्रेस में विभाजन, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नौकरशाही इत्यादि आधारों पर विपक्षी दलों के द्वारा इंदिरा जी की आलोचना की जा रही थी। 1974 में गुजरात में एक जन आंदोलन के दौरान भी विधानसभा भंग की गई। कुछ ऐसे ही मांग बिहार के छात्र कर रहे थे और इस आंदोलन का नेतृत्व जेपी नारायण को समर्थन दिया और जेपी अखिल भारतीय स्तर पर इसको ले जाना चाहते थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसी दौरान जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी
इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अवैध करार दिया। इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग की और जेपी के नेतृत्व में दिल्ली में एक विशाल रैली का प्रावधान किया। इस रैली में संसद और प्रधानमंत्री को घेरने का आह्वान किया और सेना और पुलिस से आग्रह की सरकार के आदेश को न माने। 26 जून को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। सरकार का यह तर्क था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को विपक्ष के द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। सेना एवं पुलिस से अनुचित आग्रह तथा विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इससे देश की एकता एवं अखंडता को भी खतरा है। आपातकाल के दौरान उठाए गए कदम। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप शक्ति का संघीय वितरण निलंबित, मूल अधिकार भी निलंबित तथा मूल अधिकारों के लिए जाने पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। प्रेस पर कठोर नियंत्रण तथा अखबार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। बड़ी संख्या में राजनीतिक विरोधियों, बंदियों और पत्रकारों को जेल में डाला गया। निवारक निरोध कानून का प्रयोग करके 1 लाख से अधिक लोग जेल में डाला गया। विरोध हड़ताल धरना का अनुमति किसी को नहीं दी गई। प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया। आपातकाल के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा सरकार के द्वारा, जिसमें अधिकांशतः प्रावधान का संबंध गरीबों के अधिकार से था। इसी दौरान जबरन नसबंदी और कुछ शहरों में सौंदर्यीकरण के लिए जबरन कदम उठाए गए, जिससे लोगों का असंतोष बढ़ा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के कई प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। लोगों की प्रतिक्रिया। एक तरफ विपक्षी दलों एवं पत्रकारों ने खुलकर विरोध किया तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने से लोगों की कुछ समय तक राहत बनी। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी तथा आपातकाल में उठाए गए नीति एवं कदमों से लोगों का असंतोष बढ़ा। क्या इंदिरा जी के पास आपातकाल के कोई विकल्प था? क्या विपक्ष के पास कोई विकल्प था आपातकाल लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा के रूप में? पंजाब में आतंकवाद 1980 एवं 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद एवं अलगाववाद के मुद्दे ने देश की एकता एवं अखंडता की समझ बड़ी चुनौती पेश की। पृष्ठभूमि 1945 से पूर्व, विशेषकर 1920 के दशक में धर्म सुधार के मुद्दे पर SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल का गठन हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन से भी इसे समर्थन मिला। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन के माध्यम से सिखों के एक अलग धार्मिक पहचान पर बल दिया। चूँकि सिख समाज में राष्ट्रीय चेतना प्रबल थी, अतः आज़ादी से पूर्व कुछ एक अपवादों को छोड़कर पृथक रूप धारण नहीं कर पाया। हालांकि आज़ादी के पश्चात भाषा एवं धर्म के नाम पर पृथक राज्य के मुद्दों की मांग अकाली दल ने किया। कांग्रेस एवं मार्क्सवादियों ने भी भाषा के नाम पर समर्थन किया, अतः इससे भी अकाली दल का एक मजबूत आधार विकसित नहीं हो पाया। 1970 के दशक में पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद, चंडीगढ़ पर पंजाब के नियंत्रण को लेकर अकाली दल के नेताओं ने कुछ आक्रामक रूप अपनाया। 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब को अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। इसी दशक में अपेक्षाकृत उग्र तत्वों ने एक पृथक कौम की मांग उठाई और कहीं न कहीं उग्र अकाली नेताओं का भी इन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तथा पाकिस्तान के समर्थन से अलगाववादियों के समर्थन की महत्वाकांक्षा बढ़ी। 1980 के दशक में जर्नैल सिंह भिंडरवाले ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को आधार बनाकर एक पृथक राष्ट्र के लिए आतंकवादी गतिविधियों का आधार बनाया, जिसमें खालिस्तान विरोधी नेताओं एवं पत्रकारों की हत्या, निरंकारी प्रमुख की हत्या, सांप्रदायिक दंगे, पुलिस अधिकारियों की हत्या जैसी गतिविधियों का अंजाम दिया गया। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए आतंकवादी गतिविधियों के दमन की जिम्मेवारी सेना को सौंपी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा सेना ने स्वर्ण मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ श्रद्धालु भी मारे गए, मंदिर को भी नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हत्या की गई। इसके पश्चात दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों की स्थिति कुछ समय तक बनी रही। सिख धर्म विरोधी दंगे। प्रतिक्रिया स्वरूप पुनः आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि। 1988 में ब्लैक थंडर चलाया गया और 1990 के मध्य तक ही आतंकवादी गतिविधियों पर
नियंत्रण पाया जा सका। किसी भी प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य बिंदु राजनीतिक आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर अलगाववादी स्वर से निपटना, चुनाव का आयोजन, संविधान संशोधन इत्यादि। बाह्य स्तर पर पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध, महाशक्तियों से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत से सक्रिय राजनीति, आर्थिक मोर्चे पर विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिए उठाए गए कदम जैसे आधारभूत ढांचा, बैंक, उद्योग, कृषि, व्यापार, कर इत्यादि। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए उठाए गए कदम, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में विदेश नीति। आज़ादी के समय विदेश नीति के मोर्चे पर चुनौतियाँ, विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया एवं संचालन से संबंधित संस्थागत ढांचे का निर्माण, विदेश नीति से संबंधित सिद्धांतों का निर्धारण, शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में नीतियों का निर्धारण, महाशक्तियों से पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधों का निर्धारण, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संघर्षों या आंदोलनों के संदर्भ में दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति दृष्टिकोण, सैनिक एवं आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि। ऐतिहासिक विरासत, विदेश नीति के मोर्चे पर। प्राचीन काल से ही विदेश नीति के मोर्चे पर दो प्रकार के दृष्टिकोण, प्रथम मित्रता, प्रेम एंड अहिंसात्मक दृष्टिकोण जो बुद्ध, अशोक एवं गांधी जी के रास्ते आज भी हमारे विदेश नीति के आधार है। यथार्थवादी दृष्टिकोण जिसका सफल प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था, जैसे पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। मध्यकाल में भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार, मध्य एवं पश्चिम एशिया से निकटतम संपर्क, सांस्कृतिक निकटता जैसे सूफी संगीत इत्यादि भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। आधुनिक काल में विशेषकर एक तरफ अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी हितों का ध्यान में रखकर विदेश नीति का संचालन किया तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन ने भी विदेश नीति के मोर्चे पर अपना एक दृष्टिकोण विकसित किया, जिसे हम निम्न बिंदुओं पर देख सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का प्रत्येक स्थिति में विरोध, जैसे अफगानिस्तान एवं बर्मा पर आक्रमण की आलोचना, जापान द्वारा चीन पर आक्रमण की आलोचना, जापानी वस्तुओं का बहिष्कार इत्यादि। रंगभेद का विरोध, फांसीवाद का विरोध, विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन, जैसे आज़ादी से पूर्व 1947 में एशियाई देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया गया और 1948 में हॉलैंड के विरुद्ध इंडोनेशिया के मुद्दे पर नई दिल्ली में एक और सम्मेलन। पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध एक समन्वयवादी दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नियमित तरीके से दृष्टिकोण। नेहरू काल में विदेश नीति, कूटनिरपेक्षता एवं पंचशील इत्यादि सिद्धांतों का निर्धारण। शीत युद्ध के दौर में इन सिद्धांतों के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सफलता मिली और कहीं न कहीं दोनों गुटों एवं महाशक्तियों से संबंध बनाए रखने में। अंततः भारत को रक्षा एवं आंतरिक क्षेत्र में दोनों गुटों से सहयोग मिला। पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान के साथ प्रारंभ से ही तनावपूर्ण संबंध और कुछ एक अफवाहों के छोड़कर चीन से भी संबंध बेहतर नहीं थे। पांडिचेरी एवं गोवा का विलय भी विदेश नीति के क्षेत्र में कूटनीति एवं सैन्य सफलता के उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत ने मजबूती से निष्पक्ष दृष्टिकोण रखा, जिसको लेकर भारत की प्रशंसा हुई, जैसे कोरिया युद्ध के दौरान, अरब इजराइल युद्ध के दौरान भी इत्यादि। एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रीय संघर्ष को भारत में निरंतर नैतिक समर्थन दिया। इतना ही नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से नव स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र राह पर चलने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी किया। राष्ट्रमंडल, यूएनओ इत्यादि संगठनों में सक्रिय भूमिका, विशेषकर यूएनओ के शांति प्रयासों में निस्वार्थ भाव की भूमिका। कुल मिलाकर कुछ एक अपवादों को छोड़कर नेहरू काल में विदेश नीति ने न केवल एकता एवं अखंडता को मजबूत किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत एक विश्व की पहचान बनी और आर्थिक विकास के मार्ग पर भी भारत आगे बढ़ चला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों से युक्त विश्व के मुद्दे को नेहरू जी ने जोर शोर से उठाया।